जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ मगध साम्राज्य के सबसे पहले राजवंश हर्यक डायनेस्टी के बारे में बात करूंगा। हर्यक राजवंश के बारे में बात करूंगा, जिन्होंने सबसे पहले मगध साम्राज्य की स्थापना की। 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक इन्होंने मगध पर रूल किया। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये नक्शा देख लीजिए। नक्शा देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैप देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मैप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि किस इलाकों पर ये रूल किया करते थे। ये जो पूरा का पूरा ब्राउन शेडेड पोर्शन है, उज्जैन, विदिशा जो कि आज के प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है, कौशांबी, वाराणसी, श्रावस्ती, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, चंपा, ये जो पूरे के पूरे इलाके हैं, मतलब थोड़ा सा एमपी, थोड़ा सा यूपी, बिहार, ये पूरे के पूरे इलाकों पर ये रूल किया करते थे, ये जो शेडेड पोर्शन है। और सबसे पहले राजवंश का जो नाम है वो इसी वंश को जाता है, हर्यक वंश को। माना जाता है दोस्तों कि नागवंश का ये एक ब्रांच हुआ करते थे, और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बिंबिसार को जाता है। बिंबिसार जिसने 558 बीसी से लेकर 491 बीसी तक मगध की राजगद्दी पर रूल किया था। इसके पिता का नाम भाटिया था। अब राजा है तो उसकी कैपिटल तो होनी है। जैसे नई दिल्ली क्या है? कैपिटल है भारत की। लखनऊ क्या है? यूपी कैपिटल है। पटना बिहार की कैपिटल है। उसी तरह बिंबिसार ने अपनी कैपिटल बनाया गिरिव्रज, राजगीर को। राजगीर बिहार में एक इलाका है, पहाड़ी इलाका है राजगीर। लोग यहां पर जाते भी हैं, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट इलाका माना जाता है बिहार का। माना जाता है कि राजगीर की स्थापना बिंबिसार ने की थी, जिसको गिरिव्रज भी कहा जाता था, और यही इसकी कैपिटल हुआ करती थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों कि बिंबिसार जब मगध की राजगद्दी पर रूल करता था, उस दौर में महात्मा बुद्ध जो बुद्धिज्म के फाउंडर थे, और महावीर वर्धमान जो कि जैनिज्म के फाउंडर थे, उन लोगों ने अपनी शिक्षा को देना शुरू किया था। मतलब उन लोगों ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी और शिक्षाओं को देना शुरू कर दिया। तो और आप सबको पता है, चाहे वो बुद्धिज्म हो चाहे वो जैनिज्म हो, इन दोनों का आधार मगध से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो कंटेम्पररी थे महात्मा बुद्ध, महावीर वर्धमान और बिंबिसार। दोस्तों, इसके बारे में एक बात और कही जाती है कि इसको श्रेणीय कहा जाता था। श्रेणीय इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बड़ा ही चालाक, बड़ा ही बुद्धिमान और बड़ा ही कुशल राजा हुआ करता था। एक अच्छा प्रवक्ता था। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसने शुरू की, जो बाद में प्रचलन के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, वो था मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ऐसा नहीं है कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस पहले होते नहीं थे। पहले के समय में राजा कई सारी शादियां किया करते थे। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। राजा दशरथ ने 3 शादी की थी। देन देयर आफ्टर महाभारत के कार्यकाल में भी आपको बहुत सारे शादियां मिल जाएंगी। जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से शादी करना चाहते थे, क्यों? ताकि कल को युद्ध हो तो यादव सेना दुर्योधन की तरफ से लड़े, कौरवों की तरफ से लड़े। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। आज के जमाने में हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, एक शादी के अलावा दूसरी शादी करोगे इतने डंडे पड़ेंगे कि हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। वैसे एक संभाली नहीं जाती, अगली क्या संभालोगे, डेयर चाहिए होता है। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस की शुरुआत करने वाला ये पहला राजा था भारत में, क्योंकि भाई देखा जाए तो मगध साम्राज्य को रूल करने वाला पहला राजा था। इसने 3 शादियां की। सबसे पहली शादी इसने कौशल देश के राजा की बेटी सेनजीत की बहन कोसला देवी से की। दूसरी शादी इसने वैशाली पर रूल करने वाले लिच्छवी किंगडम के राजा राजा की बेटी चेलेना से की। और तीसरी शादी इसने मद्र के राजा, जो कि पंजाब मद्र में है, मतलब मद्र पंजाब में है, उसके राजा की बेटी खेमा से की। तो 3 शादियां इसने की मैट्रिमोनियल अलायंसेस के तौर पर। अब दोस्तों, इसके अलावा इसके बारे में कुछ बातें और कही जाती हैं कि जब ये शुरू में राजा बना था तो अवंती के राजा प्रद्योत से इसकी अच्छी खासी दुश्मनी हुआ करती थी। लेकिन बाद में जाकर ये दोनों दोस्त बन गए, मतलब अवंती के राजा प्रद्योत और बिंबिसार दोस्त बन गए। और जब प्रद्योत के राजा बीमार पड़े तो बिंबिसार ने अपने रॉयल फिजिशियन को, अपने
दरबार में काम करने वाले वैद्य को प्रद्योत के तीमारदारी के लिए भेजा था उज्जैन में। और माना यह जाता है दोस्तों कि बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, उसने अपने ही पिता को कैद करवाकर उसकी हत्या करवा दी और उसके बाद मगध की राजगद्दी पर दूसरा राजा बना, हर्यक डायनेस्टी का दूसरा राजा बना। तो बिंबिसार के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी इतिहास के पन्नों में मिलती है। अब बात करते हैं उसके बेटे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु बिंबिसार और इसकी जो दूसरी पत्नी थी वैशाली पे रूल करने वाले लिच्छवी राजा के जो बेटी थी चेलेना, उनका बेटा था। जैसा कि मैंने बताया, इसने अपने ही पिता को कैद करवाया, उन्हें मार दिया और राजगद्दी हथिया ली। इसने बुद्धिज्म को अपनाया था। अजातशत्रु ने, कहा जाता है, बुद्धिज्म को अपनाया था। और पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो 483 बीसी में हुआ महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, वो राजगृह में हुआ, जिसको करवाया अजातशत्रु ने। तो इसकी कैपिटल भी राजगृह थी, अपने पिता की तरह। और इसने वैशाली राज्य के राजाओं से लड़ाई लड़ी, जीत गया। कोसल देश के राजाओं से लड़ाई लड़ी, जीत गया। और अगर देखा जाए तो इसके फादर ने इन दोनों राज्यों में शादियां की थी। कोसला देवी से शादी की थी, कोशल देश के राजा की बेटी। वैशाली के जो राजा थे लिच्छवी डायनेस्टी, उनकी बेटी से शादी की थी। उसकी मां, अगर देखा जाए तो अपने ननिहाल में ही अटैक कर दिया। बंधे ने अपने ननिहाल में ही अटैक कर दिया। भाई, जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा वो अपने ननिहाल को क्या छोड़ेगा। अजातशत्रु फॉट अ वॉर अगेंस्ट वजी रूल्ड बाय द लिच्छवीज। देखिए, लिच्छवी रूल करते थे वैशाली पर। वैशाली कैपिटल वजी हुआ करती थी। इसकी माता खुद लिच्छवी डायनेस्टी के राजा की बेटी थी। मतलब इसने अपनी ही ननिहाली डायनेस्टी पर हमला कर दिया और जीत भी गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अजातशत्रु 492 से लेकर 460 बीसी तक रूल करता है। उसके बाद कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। माना जाता है कि उदाईन ने अपने फादर के चिन्हों पर चलते हुए, जिस तरह इसके फादर ने अपने फादर को मारा था, उसी तरह माना जाता है कि उदाईन ने अजातशत्रु को मारकर हर्यक डायनेस्टी की राजगद्दी अपने ऊपर ले ली। मतलब ये स्टोरी देखने के बाद मुझे कालीन भैया और मुन्ना भैया याद आते हैं गद्दी को लेकर। 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक रूल किया था उदाईन ने। उदाईन जो कि बेटा था अजातशत्रु का, और इसने अपनी कैपिटल अपने बाप दादाओं की तरह राजगृह में नहीं रखी, बल्कि पटना ले गया। माना जाता है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक उदाईन था। और कहा जाता है कि हर्यक डायनेस्टी का आखिरी सबसे बड़ा राजा यही था। इसके बाद कोई बड़े राजा नहीं आए। हाँ, इसके बाद अनिरुद्ध आया, मंद आया, नागदशक आया। नागदशक वैसे आखिरी राजा था, लेकिन इतना बड़ा राजा नहीं था लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदाईन टाइप का। उदाईन राइन इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ही बिल्ट द फोर्ट अपॉन द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड सोन एट पाटलिपुत्र। इसने किले का निर्माण करवाया था पाटलिपुत्र में, जहां पर गंगा और सोन नदी मिलती हैं, वहां पर उनके कन्फ्लुएंस पर। This was done because Patna lay in the center of the Magad kingdom, which now extended from the Himalayas in the north to the hills of Chota Nagpur in the south. और इसने ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि पटना मगध के सेंटर में पड़ता था, और इसने अपनी डायनेस्टी को बहुत ऊंचा तक फैला दिया था। हिमालय से लेकर छोटा नागपुर प्लेटू तक फैला दिया था। और माना जाता है कि इसकी हत्या अवंती के राजा पलक ने की, और इसके बाद अनिरुद्ध राजगद्दी पर बैठा, मंद राजगद्दी पर बैठा, नागदशक राजगद्दी पर बैठा। लेकिन माना यह जाता है कि उदाईन के मरने के बाद हर्यक डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया, और हर्यक डायनेस्टी धीरे धीरे करते करते इतिहास के पन्नों में खो गई। तो हर्यक डायनेस्टी की दोस्तों सिर्फ इतनी छोटी सी कहानी थी। इन्होंने कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। हाँ, जो कंट्रीब्यूशन था मैंने वो आप लोग को बता दिया।
उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अपना प्यार बनाए रखिए। मुलाकात होती है अगले सफर में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।